कहते हैं अगर कोशिश सच्चे दिल से की जाए तो कामयाबी आपके कदम चूमती है, और अगर कोशिश सच्चे दिल से और सख्त मेहनत से की जाए तो कामयाबी आपकी राह देखती है और दुनिया आपकी कहानी सुनना चाहती है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही होनहार स्टूडेंट मौजूद हैं जिनकी कहानी सारी दुनिया जाननी चाहती है, क्योंकि उन्होंने नीट के इम्तिहान में एक नुमाया कामयाबी हासिल की है। हमारे साथ मौजूद हैं रियासत तेलंगाना के गढ़वाल ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद शरीफ। हम उन्हें नीट के इम्तिहान में पहले बहुत ही मुबारकबाद पेश करते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये उनको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और हम ये कहते हैं कि नीट की इस नुमाया कामयाबी पर आप कैसा महसूस करते हैं? माशाल्लाह जब मैं तैयारी करता था सोचता था नीट तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम तैयारी करने करने लग गए तो हमारे वालिद साहब और हमारे प्रिंसिपल और हमारे स्टाफ मेंबर और हमारे जो भी ऑफिसर थे उनकी मदद से हम माशाल्लाह नीट तो पार कर लिया। अब और एमबीबीएस में तो एडमिशन मिल गया, बहुत खुश फील हो रहा है इसके वास्ते। और हमारे अब्बू को भी मुबारकबाद देना चाहते हैं इस बात पे। अच्छा शरीफ, जब नीट का क्वालिफाई किया उसके बाद टीचर्स का, पेरेंट्स का और जो आपके साथी थे, क्लासमेट्स थे, जो आसपास के जो आपके फ्रेंड्स थे, उनका रिएक्शंस कैसा था? क्योंकि एक बड़ा ख्वाब था जो अचीव किया आपने। उनका रिएक्शन तो बोलना ही नहीं। अब तो हमारे दोस्त थे, उनके ख्वाब थे वो, और वो 2-3 बार ट्राई करने पर भी नहीं आया और मेरे को एक ही बार में लग गया। तो शॉक होके एक ही बात पूछने लगे, भाई तो कैसे कर रहा? तो मैं उनको बोला, भाई यकीन रखना और उस्ताद सबका सपोर्ट मिलना तो काम बन जाएगा। घर में कैसा माहौल हुआ जब ये खुशी जो हाथ लगी तुम्हारे? घर में तब बताना नहीं भाई साहब, जब का रेंज अलग हो गया था। और टीचर? खुशियों से घर भर गया था खुशियों से। हाँ। अबू को तो बोलना ही नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। और इस दौरान थोड़ा सा आप अपनी लाइफ के बारे में हमें बताइए, कैसा रहा पूरा ये प्रोसेस? शुरुआती दौर से कैसे आपकी पूरी ज़िंदगी रही, शुरुआती दौर से थोड़ा सा आप अपने सफ़र के बारे में बताइए, जो तालीमी सफ़र रहा। देखो, हमारे अब्बू का एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक का शॉप है। तो हमारे अब्बू ने बचपन से लेकर 4th क्लास तक प्राइवेट पढ़ा रहे थे, जो कि छोटा मोटा स्कूल था। उसके बाद पढ़ाने के लिए हमको गवर्नमेंट का स्कूल ढूंढना पड़ा। उसमें हमको वनपर्ती कॉलेज मिल गया, वनपर्ती स्कूल मिल गया, कॉलेज नहीं स्कूल। वनपर्ती स्कूल में हमारे जब थे टिमरिस नहीं था। जब मैं 6 या 7th में आया, जब टिमरिस आया, और टिमरिस आने का इतना बड़ा अच्छी बात यह है कि टिमरिस आने के बाद खाना अच्छा हुआ, फैसिलिटीज़ अच्छे हुए, और पढ़ाई तो माशाल्लाह बेहतरीन। आप देख रहे हो उसका रिजल्ट क्या है आप। और 5th से लेकर और 10th तक मैं तो टिमरिस में पढ़ा, और 10th में इंटर, उसके बाद इंटर सेकेंड ईयर भी उधर से ही करा। 10th तक वनपर्ती में करा था। इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर नारायणपेट में करा हूँ मैं। और एजुकेशन तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। और हमारे प्रिंसिपल साहब हो या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन सलीम सर बोल के हैं उन्होंने, और सबका बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिलता है आपको। जो भी चीज़ के लिए आप मांगते हो तो जल्द से जल्द अरेंज करने की तो कोशिश करते हैं। शकील साहब से बात करने का या पेरेंट्स से बात करने का, कुछ भी तकलीफ रहा आपको तो उसको हल कर देते हैं बहुत से जल्द से जल्द। तो ये नीट का कीड़ा कैसे दिमाग में आया, कैसे ये चीज़ आई जहन में? सवाल अच्छा था आपका। मैं 10th तक था तो जब मेरे को एक ही था, मैं कुछ भी हो जाए सब सब्जेक्ट साथ में रख लूँ। तो हमारे भैया नीट के लिए कोशिश करते रहे, 2 बार कोशिश करे, फिर भी उनको नसीब में नहीं था। तो हमारे अब्बू को एक ही ख्वाहिश था, मेरा एक बेटे को तो पक्का डॉक्टर बनाना है। तो हमारे अब्बू जी बोले मेरे को, बेटा तो कैसे भी करके डॉक्टर बनना है, गाँव में सब तेरे को डॉक्टर बोल के पुकारना है। तो मैं बोला ठीक है अब्बू। उसके बाद में इंटर में हमारे भैया बोले, देख भाई तो अब से नीट का तैयारी कर ले। तो हम गए नारायणपेट कॉलेज। नारायणपेट में प्रिंसिपल साहब से बात करें तो उन्होंने बोले चल ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नीट के लिए हम पूरी मदद करेंगे। तो उन्होंने बात कर ली डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से, हमारे आरएलसी सर है, और कोऑर्डिनेटर सर है, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर सर सलीम सर है, उनसे बात करें। और हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने बुक्स प्रोवाइड कर रहे थे, और जो भी हमको डाउट आता तो मोबाइल्स देते थे उनके, इंटरनेट के जरिए हमको वो डाउट क्लैरिफाई हो रहा था।
ना ही कि प्रिंसिपल सर, सबके मोबाइल जब किसका अवेलेबल है उसका देते थे, फिजिक्स सर, जूलॉजी मैडम। अब सबके मोबाइल से लेके पढ़ रहे थे हम, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता था, चलो हमको इतने जने सपोर्ट तो कर रहे हैं। तो हम वैसे कोशिश करते करते हुए आज कामयाबी। लेकिन ये ड्रीम तो पेरेंट्स का था, वालिद साहब का था। आपका ड्रीम क्या था? मतलब वालिद साहब को लग रहा था कोई एक बेटा डॉक्टर बने, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि यार नहीं मेरा पैशन कुछ और है, वालिद साहब फोर्स कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ कभी भी बिल्कुल नहीं लगा मेरे को। मुझे ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। नहीं, मेरा ड्रीम यही था कि हमारे अब्बू का जो ख्वाब है उसको पूरा करना, वही था मेरा ड्रीम। हाँ, उसके अलावा कुछ ड्रीम नहीं था मेरे पास। तो ये ख्वाब मतलब ये ख्वाब आपका खुद का था, बचपन से था, या कुछ आगे बढ़ के ये ख्वाब खुद ब खुद डेवलप हो गया? वालिद साहब को ख्वाब को पूरा करते करते आपका भी ये ख्वाब बन गया? हाँ, यही ऐसा? ख्वाब बन गया मेरा भी। बचपन से बस एक ही ख्वाब था, हमारे अब्बू को खुश देखना और हमारे अब्बू को जो चाहते उसको करना। तो हमारे अब्बू बोले डॉक्टर बनना बेटा, तो मैं भी सोचा डॉक्टर भी बहुत अच्छा है। तो कभी ऐसा नहीं था कि नीट क्वालिफाई नहीं कर सका? कभी सेकंड ऑप्शन नहीं था जहन लगता था में? मेरे से, हाँ। कभी लगता था मैं डिमोटिवेट भी हो जाता था, यार नीट तो नहीं हो पा रहे, न जाने कितने जने 3 साल 4 साल मेहनत करके भी हार जाते हैं। तो मैंने समझा, थोड़ा बार डिमोटिवेट होता था। तो हमारे अब्बू जब एनकरेज करने लगते थे, बेटा तो कुछ भी कर ले, निकालना है, कोल्ड ड्रिंक शॉप मैं संभाल लूंगा, तू पढ़ाई कर ले, इधर आना ही नहीं, तू दिल खोल के पढ़ ले उधर। तो हमारे RLC सर भी करते थे, इंग्लिश सर है वो फिलहाल तो, मेरे राइटिंग देखते ही बोल गए बेटा तुम कुछ कमाल करोगे। तो हमारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर सलीम सर है, प्रिंसिपल सर है, और सब मोटिवेट करते रहे, तो कैसे नहीं करेंगे। मतलब डिमोटिवेट अगर होते भी थे तो सेकंड ऑप्शन कभी कुछ रहता था आपके पास कि अगर नीट नहीं तो फिर क्या? नहीं, नीट के अलावा कुछ सोचा नहीं, इसलिए एक जुनून, बस नीट। इसलिए एमसेट को भी अप्लाई तक नहीं करा हमने। हमारे घर में बोल रहे थे एमसेट को अप्लाई कर ले, तो मैंने कहा नहीं, एमसेट में सिर्फ नीट में जाना है, एक ही रास्ता, बस एक ही तीर एक ही निशान मारना है। तो शरीफ बैलेंस कैसे बनाते थे लाइफ को? चूँकि आपका कारखाना भी है, तो जो कोल्ड ड्रिंक की शॉप भी है, घर के काम भी आपको देखने पड़ रहे हैं, आपकी स्टडी भी है, तो लाइफ को कैसे बैलेंस करके आप टाइम निकाल रहे हैं? वो तो क्योंकि जिम्मेदारियाँ भी है, घर पे रह के आपको पढ़ाई कर रहे हो, आप हॉस्टल भी नहीं रह रहे हो, तो कैसे बैलेंस करते थे? थोड़ा सा आप इसको बताएं। ज़्यादा कारोबार तो पापा देख लेते थे, और कुछ काम है तो अम्मी संभाल लेती थी। ज़्यादातर हमको काम तो देने की कोशिश नहीं करते हैं, जो भी काम है वो संभाल लेते थे और हमको पढ़ाई करने की मौका मिलता था। तो डेली कितना टाइम निकाल लेते थे आप? या मैं ये कहूँ कि एक स्टूडेंट को नीट क्वालिफाई करने के लिए कितना वक्त चाहिए? देखो वो एक एक बच्चे पे डिपेंड होता है, कुछ बच्चे पढ़ते 10 से 20 घंटे, फिर भी कुछ नहीं कर पाते। थोड़े बच्चे रहते 2 से 3 घंटे पढ़ लेते हैं और सब कुछ करते हैं। और मैं पढ़ता था जनरली 8 से 12 आवर्स पढ़ता था। तो मेरा ये कहना है, तुम जितना देर पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता, कितनी क्वालिटी से मैटर कर रहा है वो मैटर करता है। ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, जब पढ़ते हैं हम तो कंसंट्रेशन हट जाता है उससे, तो वो नहीं करना है, कंसंट्रेशन को बनाए रखना है। नीट निकालना है तो पक्का पढ़ना है, मेहनत तो करना है। तो आज के डिजिटलाइजेशन के दौर में, मोबाइल के दौर में, एक मोबाइल एक ऐसा चीज है, यूज करने पर राजा बनाता है और उसको गलत इस्तेमाल करने पर फकीर भी बना देता है। तो आपने कितना फ़ायदा उठाया मोबाइल से? ये बहुत अहम सवाल है आज के दौर में, एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोबाइल से कितना फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वो एक आइटम बम भी है और एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ भी है। वही तो कह रहा यूट्यूब हूँ चीज़ मैं। भी, हाँ। वो तो बहुत बेहतरीन है, अगर मोबाइल ना होता तो मैं इतना स्कोर ना कर पाता शायद। कितना हेल्पफुल है मोबाइल आपके लिए, कितना रहा है? हम जितना करें उसमें से 50% तो मोबाइल का ही करामत है। हम ऑनलाइन देखते थे और वीडियो सॉल्यूशंस देखते थे, चैप्टर्स उससे क्लियर करते थे। जो भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता था तो चलो जल्दी से मोबाइल खोल लेते थे और वीडियो लेक्चर्स देख लेते थे। तब तक मन करता था भाई वो भी देख ले, तो इंस्टाग्राम चला कुछ, तो मैं कहता था नहीं, नीट करना है उसके बाद, इसलिए मैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी क्रिएट नहीं करा था 12th तक। अब मोबाइल तो मोबाइल पे किन चीज़ों को आप ज़्यादा सर्च करते थे? अगर या तो फिर यूट्यूब पे आप किन के लेक्चर्स ज़्यादा सुनते थे? हाँ, यूट्यूब में तो लेक्चर्स थोड़ा दो ज़्यादा एक देखता लोगों था। को कोई आप हैं जो नीट के प्रिपरेशन अगर कोई स्टूडेंट कर रहे हो तो आप उनको रेफरेंस के तौर पे बता सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए तो फिजिक्स वाला पढ़ सकते हैं। हाँ।
कोई एक दो लेक्चरर्स हैं जो आप बता सकते हैं, रेफरेंस के तौर पे आप बोल सकते हैं कि इनको सुनना ऑनलाइन चाहिए ऑनलाइन में? हाँ, ऑनलाइन में तो फिजिक्स वाला अलग पांडे बोल के रहते हैं, बेहतरीन फिजिक्स बोलते हैं। और जूलॉजी दीक्षा मैडम कुछ नाम होता है, बेहतरीन बोलते हैं। और केमिस्ट्री पंकज सर भी रहते हैं। ये तो ऑनलाइन है। ऑनलाइन से भी ज्यादा ऑफलाइन में सपोर्ट मिलना चाहिए, जो भी हमारे टीमरी से हमारे को दिया है। और हमारे मैडम सर फुल मदद कर रहे थे हमारे, उनके एब्सेंस में ऑनलाइन रिजल्ट करते हैं, क्योंकि हमको भी देखना रहता है कुछ रहता है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि इतना टाइट शेड्यूल में शरीफ अपने इंटरटेनमेंट के लिए खुद को कैसा एंटरटेन करते थे? कैसा वही क्योंकि एक रिफ्रेश माइंड भी चाहिए अपना। हर वक्त का नमाज पाबंदी से पढ़ते थे, और कभी तो छूट जाते हैं, वो तो है। और एंटरटेनमेंट की बात है तो संडे दोपहर से 5 बजे तक, मतलब 2 बजे से 5 बजे तक फुल रेस्ट लेते थे। उसके बाद एज यूजुअल स्टडी करना और ऑनलाइन में पढ़ना। तो कुछ स्पोर्ट्स वगैरह आपका कुछ रहा है? खेलते थे ना, शाम में 5:30 से 6 या 6:30 तक करते थे। कबड्डी हो गया। अच्छा, खेलते थे आप? हाँ, बिना स्पोर्ट्स के तो माइंड रिफ्रेश नहीं होता। अगर माइंड रिफ्रेश ना हुआ तो पढ़ाई में उतना अच्छे से ध्यान नहीं लगता। ये डेली रूटीन में शामिल था या सिर्फ संडे को ही? डेली रूटीन में था। अच्छा, डेली रूटीन में आप टाइम निकाल लेते थे खेल के लिए? ओके, तो डेली रूटीन में टाइम निकाल सकते हैं खेल के लिए भी, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई ही चाहिए एक नीट क्वालिफाई करने के लिए, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है, आपके ऊपर बेस रहता है। तो नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक स्टूडेंट को कुछ खास बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना चाहिए, वो कुछ पॉइंट्स हैं? खास बात यह है कि कॉन्फिडेंस को खोना नहीं है, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर डीमोटिवेट हो भी जाए तो जल्द से जल्द मोटिवेट होना चाहिए। हम जिसको ज़्यादा चाहते हैं उनसे बात कर ले 10 मिनट बस, फिर से मोटिवेशन बन जाता है हमारा। अगर मोटिवेशन गया, सब कुछ गया। हाँ, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग डीमोटिवेट होते बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं। डीमोटिवेशन होने से सब कुछ चले जाता है उनका। तो बच्चे समझते हैं अरे मेरा बहुत कुछ बैकलॉग हो गया। तो भाई क्या हुआ, बैकलॉग हुआ तो क्या हुआ, कॉन्फिडेंस रख। आज इतना थोड़ा करके एक दिन बैकलॉग को पूरा खत्म करेगा। खत्म नहीं करेगा तो सही आधा तो करेगा। तो कभी ये वक्त आप? हाँ, बैकलॉग था मेरा भी, बहुत कुछ ज़्यादा बैकलॉग था। मेरा था एक 6 मंथ का बैकलॉग था ऐसे ही। तो मैं दिन रात पढ़ता था। अब रमज़ान के महीने में तो रात भर सोता नहीं था, लेक्चर्स देखता था, सीधा सहरी करके सोता था, 12 बजे उठता था। ऐसा रूटीन चला जाता महीने में, रमज़ान के महीने में। और नीट का 1 महीने सामने था वो, बहुत अच्छा कोशिश कर रहा उसके सामने, माशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने है। और हमारा टीम रेस में फर्स्ट रैंक है हमारा, टीम रेस के अंदर 547 मार्क्स है। और हमारे सर एक ही कंग्रेचुलेशंस करते आ रहे जब से, मुबारकबाद दे रहे। और शफीउल्लाह साहब से भी मिलाए, और वो भी फाइनेंशियली हेल्प कर तुम बोले, और लैपटॉप भी प्रोवाइड कर तुम बोल के तो बोले। तो ये टीम RS की जानकारी किसने आपको दी थी? ये तेलंगाना माइनॉरिटीज़ स्कूल कॉलेज जो है, इसकी जानकारी कैसे आपको मिली? यहाँ तक कैसे आप पहुँचे? अच्छा, तो हाँ, जब मैं 5th में था, जब टिमरिस नहीं था, जब मैं 6th में था, हमारा स्कूल को टिमरिस ने अडेप्शन कर लिया था। हमारे स्कूल को जब टिमरिस अडेप्ट कर लिया तो हमारा टिमरिस के अंदर आ गया। तो जब से मैं समझा रहा था, नोटबुक्स के ऊपर वो डालते थे आई एम ड्रीम ए डॉक्टर बोल के आता था, तो मैं समझता था मैं भी तुम कुछ तो कुछ बनूंगा। चलो डॉक्टर बन गया उसमें से। वैसे टिमरिस में आ गया, और टिमरिस में आने के बाद 10th तक वहीं पे हुआ। और हमारे जगदीश्वर सर प्रिंसिपल हैं, उन्होंने फिजिक्स लेक्चरर थे जब कॉलेज में, तो उन्होंने मुझे पहचाना हमारे भैया के ज़रिए और मुझे कॉलेज में लिया, और ऐसा पढ़ा के तो अच्छा। तो वहाँ पे पढ़ाई का माहौल कैसा रहा? आपकी जो जर्नी रही, तालीमी जर्नी, वो कैसी रही? माहौल तो माशाल्लाह था, कभी डिस्टर्ब होने नहीं देते थे वो। हम खुद के बच्चों को जैसा देखते थे। और वो क्या, सुबह 4 बजे उठाते थे। अच्छा, मॉर्निंग 4 बजे आपको? मॉर्निंग 4 बजे। मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं उसको। हाँ, अच्छा, वो तो बहुत अच्छी बात है। वो मुँह धो लेके स्टडी अवर बैठते थे, और नमाज जाके आते, सब बच्चे नमाज जाते हैं। फिर थोड़ा मॉर्निंग से आप बताएं, इवनिंग तक क्या होता था वहाँ पे, क्या एक्टिविटीज़ होती थी? मॉर्निंग से हाँ,
देखो संडे हो तो कुछ ब्रेक मिलता था, लेकिन मैं रूटीन डेज की बात करूँगा पहले। रूटीन डेज में आप होते मॉर्निंग 4 या 4:30 को उठाते थे और उसमें आधा घंटा 1 घंटा स्टडी आवर होता था और उसके बाद में 15 मिनट ब्रेक, बूस्ट का ब्रेक होता था और उसके बाद हम नमाज़ जाते थे। नमाज़ जाके आके फ्रेश अप होके 8 को फिर ये जो है ना बहुत बच्चे रहते तो ज़्यादा टाइम होना पड़ता है, तो 8 को हमारा प्रेयर पूरा ख़त्म होता था और हम क्लास में चले जाते थे। जब क्लासेस होते थे 12:30 को फिर ब्रेक होता था, बीच में कुछ ब्रेक वेक नहीं था, अच्छा, कोई ब्रेक नहीं होता था? कोई ब्रेक वेक नहीं। 8 को स्टार्ट हुआ सीधा 12:30, अच्छा 12:30 को होता था, 12:30 ब्रेक और खा के 2 या 2 बजे 1:30 बजे आते थे। पढ़ के मेरे तो ब्रेक का टाइम तो भूल गया मैं। अच्छा उसके बाद में फिर 3:30 को ब्रेक रहता था, 15 मिनट था, वॉशरूम जाके आते थे। उसके बाद फिर से पढ़ाई करते थे 5 बजे तक, 5 या 5:30 तक करते थे। 5:30 से प्लेइंग टाइम था 6 बजे तक। उसके बाद फिर डिनर होता था, फिर 9 तक स्टडी आवर था। 9 से 10 तक हम खुद स्टडी करते थे। 9 से 10 तक हम खुद स्टडी करते थे, वो कुछ टाइम नहीं था उनका, वो तो स्लीपिंग टाइम था। हम उस टाइम में 1 या 2 घंटे के फ़ायदा उठाते थे, फिर जाके सो जाते थे नमाज़ पढ़ के। अच्छा, ये पूरी रूटीन थी। हाँ अब संडे के दिन तो कुछ स्पेशल होता है ना। अच्छा, अच्छा, संडे के दिन तो हम 6 बजे, सैटरडे से खुशी होती है संडे को। हाँ संडे आया तो ब्रेक मिलता है ना हमको। 6:30 को उठ जाते थे, 6 या 6:30 को उठ उस जाते दिन ज़्यादा सोने को मिलता है। थे। हाँ, अच्छा सोना है, अच्छा पढ़ना है तो अच्छा भी सोना है ना, खाना पीना सोना भी है। तो हम अच्छा सोते थे, 6:30 या 6 को उठते थे और उठ के रूटीन चलाते थे। क्लासेस तो नहीं होता था, लेकिन स्टडी आवर तो पक्का होता था। और संडे कुछ दिन टीवी भी रखा करते थे अच्छा एंटरटेनमेंट की वजह से, 2 से 4 या 5 बजे तक। उसका मन एज यूजुअल प्ले। तो उस टीवी में क्या देखते थे, क्या पसंद था आपको? मूवी, स्पोर्ट्स, कुछ शोज़, वेब सीरीज़, क्या चीज़ें? हाँ हम तो टीवी के इंचार्ज नहीं थे, वहाँ पे थोड़े इंचार्ज। अच्छा, कुछ मतलब स्पेसिफिक चीज़ें होती तो वही प्ले होती थी? हाँ, ऐसा नहीं खुद की मर्ज़ी से कोई चीज़ प्ले करते थे आप लोग? नहीं, ऐसा अच्छे चीज़ों प्ले करते थे, कोई मोटिवेशनल मूवी, ओके। कोई प्रोग्राम, वो ऐसा प्ले करते थे। जो भी अच्छा है, रिफ्रेशमेंट मिलता था बच्चों को, ज़्यादा स्टडी का प्रेशर भी नहीं रहता था। बोलते हैं ना, खेलते कूदते पढ़ो तो सब कुछ हासिल होता है। तो इसमें अभी कुछ दिन पहले आप लोग की मुलाकात भी हुई MIM के कायदीन से, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से। हाँ, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से। तो कैसा सपोर्ट रहा MIM का इस पूरे प्रोसेस में? आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। हाँ, हमारे प्रिंसिपल सर को कॉल आया था MIM की तरफ से, तो उन्होंने न्यूज़ में भी बताया था कि 5 बच्चे माइनॉरिटी से मेडिकल सीट हासिल करें। तो खुशकिस्मत है कि उसमें मैं भी एक हूँ। मैं समझा तक नहीं था कभी असद साहब से मिल पाऊंगा, लेकिन किस्मत देखो, उन्होंने खुद बुला के 25,000 का चेक दिया हमको। इतनी सपोर्ट, चेक का मामला नहीं है, लेकिन असद साहब से मिलने का बहुत बड़ा खुश हो रहा है हमसे। और जब हमारे दोस्त कॉल करे थे तो मैं बोला अरे असद साहब से मिल गया, तो एकदम से वो हैरान हो गया। वो फीलिंग बहुत बेहतरीन लगा मेरे को। और सपोर्ट तो बहुत अच्छी बात है। अकबर सर, उन्होंने बोले बेटा आपके लिए हम हैं, आपको हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। ये बात तो बहुत बेहतरीन लगा। हम जाके घर को पूरा मोहल्ला यही बोलने लगे अरे हमारे पीछे अकबर भाई। उस वो तो सबसे ज़्यादा खुशी है, नीट मारने से भी ज़्यादा खुशी है वो तो। अच्छा, होता है ना, एक बड़े एक बड़ा सपना था जो आपको। साहब से मिलेंगे तो कुछ होता है। हमारे वालिद तो ये भी एक ड्रीम था आपका कि MIM के लीडर से, अकबरुद्दीन ओवैसी से? अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था ये। अच्छा। बोलते हैं ना खुदा कुछ देता है सरप्राइज के तौर पे, तो ये मिला खुदा सरप्राइज के तौर पे। अब बोलो आप कैसे। तो नीट के जो कामयाबी रही आपकी, जो क्वालिफाई किया है, तो इस पूरे प्रोसेस में MIM ने आपका कुछ ताउन किया, कुछ हेल्प की आपकी, कुछ क्या सपोर्ट रहा MIM का? MIM का हाँ है ना, बहुत बेहतरीन सपोर्ट है उनका। अरे उनका सपोर्ट मिलता है हमारे टेम्परे स्कूल्स को, अच्छा। बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं MIM लीडर्स।
तो आपकी इस पूरी कामयाबी पर आप किसको थैंक्स बोलना चाहेंगे? हाँ, किसको किसको आप अपना क्रेडिट देना चाहेंगे? सब तो बोलते पहले वालिद साहब हैं और हमारे कॉलेज प्रिंसिपल और स्टाफ और विजिलेंस टीम भी है उसमें, आरएलसी साहब हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सर हैं और सलीम सर बोल के, और हमारे 10th के मैथ्स मैडम भी थे। बेस रहता है ना, बेस सबसे स्ट्रांग, कितना अच्छा बेस रहा उतना अच्छा होता है। स्पेशल थैंक्स टू हमारे मैथ्स मैडम, टिमरीज के 10th क्लास के शिरीषा मैडम बोल के, और एमआईएम लीडर्स। अब लास्ट में आप सामने देख के कुछ जो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को आप कुछ वर्ड्स जो है कह दीजिए। हाँ, वो कहना है तो देखो, कॉन्फिडेंस को खोना नहीं है। कितने भी बार हार जाओ, एक दिन तुमको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। डिमोटिवेट मत होना, पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना। कितना देर पढ़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आप बिल्ड कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। और नीट पढ़ना है तो बहुत आसान है, आप जज्बात रखिए, जुनून करिए और आप हिम्मत रखिए, हिम्मत कभी भी ना हारिए। गुड, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। कहते हैं इंसान जब तरक्की करता है तो दुनिया में दो इंसान बहुत खुश होते हैं, एक उसका उस्ताद और दूसरा उसका बाप। आज हमारे साथ एक ऐसे ही होनहार तालिब इल्म के एक मुशफिक बाप बैठे हुए हैं जिसने नीट के एग्ज़ाम में एक नुमाया कामयाबी हासिल की है। हम बात कर रहे हैं रियासत तेलंगाना के ज़िला गढ़वाल के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद शरीफ के वालिद साहब यहाँ हमारे सामने मौजूद हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद शरीफ ने नीट के एग्ज़ाम में बहुत ही नुमाया कामयाबी हासिल की है, जिसकी वजह से पूरे ज़िला गढ़वाल में लोग उनके घरों पर पहुंचकर उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और इस वक्त ज़िला गढ़वाल में काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल है और उनके वालिद साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और वो अपनी खुशी का इजहार हमारे साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करते हैं आपको, आपके बच्चे की नीट के एग्ज़ाम में जो नुमाया कामयाबी हासिल की है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मोहम्मद शरीफ की कामयाबी पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, एज़ अ बाप, एज़ अ फादर, कैसा गर्व महसूस कर रहे हैं आप? एक बाप कैसा महसूस करता है जब एक बेटा कामयाबी हासिल करता है? तो बहुत खुशी हो रही है मेरी। बहुत खुशी हो रही है। तो थोड़ा सा उस खुशी को हमें बताएं, कैसा महसूस कर रहे हैं, घर में कैसा माहौल है इस वक्त? घर में तो अच्छा है माहौल था। जब बेटे का रिज़ल्ट आया, आपको चीज़ें सुनाई दी कि बेटा बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेके आया, डॉक्टर बनने वाला है, उनको बहुत खुश हो गए घर में पूरे। मिठाइयाँ तकसीम की, लोग पहुँचे घर पे मुबारकबाद देने के लिए। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो जो ख्वाब आपने देखा था कि बेटा जो है, नहीं, दो जिना में किसको डॉक्टर बनाना बोलकर मेरा ख्वाहिश था। बड़े बच्चे को 2 बार लॉन्ग टर्म कराया, अब उन नहीं मार सके। उन बोले वाह मेरे से नहीं होता है, शरीफ पढ़ता है, उन पढ़ सकता है, उसको पढ़ाओ। मैं एमसेट लिख के एग्रीकल्चर चले आता हूँ। बोले ठीक है बेटे, वो बोल रहे, उसको पूछा है शरीफ कैसा बेटे, बोलता नहीं लगा मैं पढ़ता हूँ बोल को बोला। फिर भी मैं कैसा होता बात, 2 साल लॉन्ग टर्म लिए तो नहीं आ सका। तू कैसा बोले तो नहीं लगा मैं पढ़ दूँ, मैं मार दूँ बोले। पहले अटेम्प्ट को सीट मार दिया, पहले अटेम्प्ट में सीट मार दिया। बहुत खुश हुआ। नारायणपेट कलेक्टर साहब भी मुबारकबाद बोले, जाको है हाँ बोले। तो आपको कैसे लगा कि शरीफ डॉक्टर बन सकता है? कैसे कुछ दिखा कि बच्चा पढ़ने वाला है? नहीं, पढ़ने वाला है, अच्छा इंटरेस्ट पड़ता है। तो आपको क्यों लगा कि डॉक्टर ही बनाना है, कुछ और भी बना सकते थे? बहुत से बाप होते हैं अपना बिजनेस है तो उसमें ही लगा देते हैं। नहीं सर, जरा डॉक्टर तो कभी काम कर सकते हैं, अब उसको रिटायरमेंट की जरूरत नहीं। तो डॉक्टर बनाने में तो पैसे बहुत लगते हैं, आपके दिमाग में नहीं आया कि पैसे बहुत खर्च होंगे, हमारे पास पैसे भी नहीं? पैसे उतने पैसे नहीं रखते तो नहीं रख सकते हमें बोले तो नहीं, वो पढ़े तो फ्री सीट मिलता है। अब गवर्नमेंट है ना, अच्छा मदद करती है हमारे को, टीआरएस गवर्नमेंट है, केसीआर साहब है, वो बोले तो ठीक है वो तेरी मर्जी, तू पढ़ ले, वो बोले अच्छा पढ़े हमारा बच्चा। तो किसी ने मदद की आपकी बच्चे की पढ़ाई में? अब किसकी मदद तो नहीं, अब कुछ परसों 25,000 रुपये असरुद्दीन वो साहब दिए। अच्छा, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बता रहे हैं कि मुलाकात हुई और उन्होंने 25,000 रुपये दिए।
तो उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कुछ कहा है, कुछ सपोर्ट के लिए बोला है कि आगे की पढ़ाई के लिए कुछ सपोर्ट वपोर्ट करेंगे? तो अच्छा पढ़ ले क्या भी धंधे हमें वो को बोले साहब। अच्छा अच्छा। हाँ तो कुछ आगे को आपको लग रहा है कि बच्चा तरक्की करेगा और सपोर्ट करेंगे? हाँ करेंगे। अच्छा अच्छा। तो आपको अब आपका फ्यूचर जो है कुछ रोशन दिख रहा है, तवक्कुआत हैं? अब आपकी जो है वो चीज़ें जो आप छोटे मोटे बिजनेस थे वो ख़त्म होगा, फ्यूचर आपका बेहतर होगा, तो शरीफ में मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है अब? हाँ तो हर एक दिन पहचान रहे हैं वो, अब पहचान रहे हैं। पहचान रही हैं और उसको फोना कर रही हैं कैसा पढ़ा तू कैसा नहीं, मुझको पूछ रही तो एक वक्त होता है जब बाप के नाम से बेटा पहचाना जाता है, फिर जब बेटा कामयाबी हासिल कर लेता है तो बेटे के नाम से बाप पहचाना जाता है। तो अब मुझे लगता है वो वक्त आ गया है कि शरीफ के बाप के नाम से लोग जानते हैं, अरे शरीफ के बाप, तो वो वक्त मुझे लगता है अब आ गया है। तो वो अब कैसा लगता है कि फ़ोन करके लोग बोलते हैं अरे शरीफ के, काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा खुशी है। तो यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जो माइनॉरिटीज़ की स्कीम्स होती हैं उसकी तरफ से कुछ आप लोग को कुछ फ़ोन वोन गया है कि कुछ हेल्प हो मिलेगी आप लोग को? हाँ सर, हाँ वो ना बोले सर लैपटॉप दिलाती हैं मुझको। अच्छा अच्छा। टिमरिस वाले बोले हमें लैपटॉप दिलाती, हम्म। अच्छा पढ़ ले हो, अकाडमिक भी हमें देती, वहाँ से पढ़ ले उनको बोले ठीक है सर वो बोले। अच्छा अच्छा। तो यहाँ एम आई एम की तरफ से आप लोगों ने कुछ अप्रोच किया, कुछ बातचीत की है यहाँ से? हाँ सर यहाँ बातचीत बोल तो आए, ऐसा सार से मिलेंगे बोल को, अब उन्होंने भी बातचीत करे, एक 25,000 का चेक दिए। 25,000 का चेक दिया आपको? 25,000 का चेक दिए, अब अच्छा पढ़ ले हो क्या भी धंधे हमें देखते हैं लोगों बोले। चलिए, हमारी नई ख्वाहिशात हैं शरीफ साहब के लिए, आपके बेटे के लिए कि उनका फ्यूचर मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो और वो आपके भविष्य और आपका फ्यूचर सब कुछ रोशन हो। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच।